नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सवाल पब्लिक का के स्पेशल एडिशन में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या केस सामने आने के बाद कैसे बुलडोजर एक्शन की तैयारी अयोध्या में, उसकी रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको अयोध्या से एक स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहे हैं। और यह स्टिंग ऑपरेशन दिखाने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हम ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। जैसे सवाल कि अगर आज भी हम मंदिर में चढ़ावा लेकर जाएं, सोना चांदी के आभूषण लेकर जाएं, तो उसे चढ़ाने के बाद पावती मिलेगी या नहीं, रसीद मिलेगी या नहीं, कोई रिकॉर्ड रखा जाता है या नहीं। सवाल यह भी उठ रहा है कि चंपत राय जो ट्रस्ट में महासचिव हैं, उन्होंने सच में इस्तीफा दिया है या नहीं। इन बातों की तहकीकात के लिए हमने खुफिया कैमरे का इस्तेमाल किया और उसी खुफिया कैमरे की रिपोर्ट हम आपके सामने रखने वाले हैं। राम मंदिर के चंदे की कथित चोरी के मामले में जो सवाल उठ रहे हैं, उसे गहराई से जानने के लिए हमारी टीम ऐसी जगह पहुंची जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि वहां से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय कथित तौर पर काम कर रहे थे। हालांकि उनके इस्तीफे की बात भी कही जा रही है, जिस पर ट्रस्ट को अभी फैसला लेना बाकी है। हमारी टीम ने जैसे ही कुछ दान करने की बात कही तो कई दिनों से मीडिया के बंद रहे दरवाजे खोल दिए गए। क्या कुछ बातचीत हुई, जरा उसे आप देखिए और ध्यान से सुनिए। हम लोग जो है कानपुर से आए हैं, बस दर्शन करने आए थे तो भाई साहब से मिलना था। चंपत साहब से। अच्छा, वो अनिल मिश्रा जी से किसी से हो जाएगी? भैया वो लोग यहाँ है नहीं। अच्छा, जैसे चंपत जी से हो जाए, जैसे कुछ मंदिर को हमें दान वान देना था। तो भैया दान देना है तो डोनेशन काउंटर पे जाइए ना आप। नहीं, एक बार भाई साहब से मिलवा देते तो अच्छा था। नहीं, आपको डोनेशन करना है या भाई साहब से मिलकर ही देना है। क्या है कुछ बताइए। बर्तन है भगवान का, और भी कई चीजें हैं, जैसे चांदी सिक्का का है। मेरी बात हम अपने दिए हैं यहाँ पे, उनसे मिलवा देंगे, वो आपके सामने सब कुछ कर देंगे जी। और अगर आप ये कह रहे हो कि बाबूजी मिलके करना है तो थोड़ा मुश्किल है। आप देखिए इस समय माहौल आपको पता है। हाँ, ठीक है। हम लोग यहाँ आ जाएंगे, कहाँ आ जाएंगे? अच्छा, 2 मिनट रुकिए, मैं आता हूँ, आपको नंबर वगैरह सब दे देता हूँ, आप मिल लीजिएगा, सब हो जाएगा। एक ऑटो से डायरेक्ट चले जाइए आप। मैं आता हूँ ना। ठीक। तो आपने ये एक छोटा सा ट्रेलर देखा, ये बातचीत का हिस्सा आपने देखा, जिन चंपत राय को लेकर ही सवाल उठ रहा है कि निगरानी में लापरवाही बरती, जानकारी होने के बावजूद एफआईआर पहले समय से नहीं दर्ज हुई, जो ये कहते रहे कि चोरी हो रही तो राम जी देख लेंगे, अभी भी सिस्टम में बने हुए। ये राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के बाद पहला स्टिंग ऑपरेशन है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। हमारी मुलाकात खुद को चंपत राय का करीबी बताने वाले प्रद्युमन नाम के व्यक्ति से हुई। इस कन्वर्सेशन के दौरान प्रद्युमन ने बार बार बाबूजी का जिक्र किया, जो आपने सुना भी होगा। उनकी भाषा में बाबूजी का मतलब चंपत राय से है, क्योंकि ट्रस्ट में चंपत राय को ही बाबूजी कहकर पुकारा जाता है। आगे क्या हुआ इस बातचीत में, वो भी आपको सुनवा दूं। ये बताइए, जो आपका सामान है उसको आपने कहाँ से लिया था? वही कानपुर से। उसका बिल होगा? बिल है, सब बिल लेके आइएगा साथ में। ठीक है। और एक कागज बिल का फोटो का मान लो नहीं पड़ा, वो बिल नहीं ले आए हैं आप? फोटो कॉपी मंगा लेंगे व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप मंगा के उसे प्रिंट निकलवा दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, और अगला एक पेपर पे थोड़ा सा ये लिख दीजिएगा कि सेवा में राम जन्मभूमि तीर्थ, ठीक है, अपना नाम वगैरह, हम फला जगह के ठीक है हैं और हम मंदिर में ये डोनेशन करना चाहते हैं जी। बाद में राम जन्मभूमि जैसा चाहे इसका उपयोग कर सकती है। ठीक है। नहीं तो फिर बाद में अभी आप देख ही रहे, सब हिसाब मांग रहे हैं, तो थोड़ा सा ये चीजें लिख करके एक पत्र पे अपने हिसाब से कि बाद में स्वतंत्र जन्मभूमि चाहे जैसा इसका उपयोग करें, हमारा कोई वो नहीं रहेगा, हम पूरी तरीके से इसको समर्पण कर रहे हैं। ठीक है। अभी समय उचित नहीं है, नहीं तो बाबूजी ने बताया। हाँ, मिलवा देते, तुरंत मिलवा देते, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने खुद मना कर रखा है। नहीं, जैसी उनकी इच्छा वही करें। जैसे मैं अखबार में पढ़ा था 10-15 दिन की चीजें हैं, उसके बाद कौन सा बस थोड़ा सा है, पता जुलाई तक चलेगा अभी मेरे हिसाब से। 11 को बैठक है ट्रस्ट की, 2-4 दिन उसको भी चलाएंगे। ठीक है। ठीक भैया। यस। तो आप सुन रहे हैं, यह शख्स है प्रद्युमन नाम का, जिसको लेकर यह दावा है कि वो चंपत राय का करीबी हो सकता है। लोग ये भी दावा करते हैं कि बाबूजी नाम से चंपत राय को ही पुकारा जाता है। यह सब उस आधार पर
लेकिन वो कह रहा है सादे कागज पर लिख के दे देना भाई, कागज पर लिख के दे देना कि जैसे ट्रस्ट चाहे इस्तेमाल कर ले। आप देख ही रहे लोग हिसाब मांग रहे हैं। अरे सवाल उठेगा तो लोग हिसाब क्यों नहीं मांगेंगे? और हिसाब मांगना गलत है क्या? और हिसाब रखा क्यों नहीं जाना चाहिए? ये सारे बड़े और गंभीर सवाल हैं। लेकिन जिस अंदाज में, जिस कैजुअलिटी के साथ बातचीत हो रही है, आप अंदाजा लगाइए इस प्रद्युमन नाम के शख्स की बातें सुनकर, जिस लाइट वे में, जिस हल्के फुल्के अंदाज में ये बातें कर रहा है। गंभीरता नहीं है अभी। जो व्यक्ति खुद को ट्रस्टी का करीबी बता रहा है, उसने दावा किया कि विवाद के बीच बाबूजी मतलब चंपत राय गेस्ट हाउस के अंदर बैठकें कर रहे हैं। अब ये जो कह रहा है वो सही है या गलत है, इस पर टाइम्स नाउ नवभारत कोई पुष्टि फिलहाल नहीं करता। और इसलिए नहीं करता क्योंकि अब तक हमारी मुलाकात करवाई नहीं गई है इन बाबूजी से, जिनको लेकर दावा है कि वही चंपत राय हैं। लेकिन इससे गंभीर सवाल उठते हैं। प्रद्युमन ने, जो आपने सुना भी होगा, एक हलफनामा बनाने को कहा और कहा कि आप एक एफिडेविट बनाइए कागज पर, जिसमें दान की गई वस्तु पर दानकर्ता का कोई दावा नहीं रहेगा। अरे दान कर दिया तो दावा तो वैसे भी नहीं रहेगा, लेकिन कौन इस्तेमाल कर रहा है ये क्यों नहीं कभी हम जान सकते हैं। ऐसी बातें लिखवाने के लिए कहा गया उस एफिडेविट पर। सुनिए एक बार इस बातचीत को। आप जो जैसा उचित समझे। हमने आपको बता दिया, अब आप जैसा समझिए। आप कहेंगे हम यहाँ करवा देंगे, हमारा सीए आ जाएगा, वेट मशीन लेके आ जाएगा, सब कुछ आपके सामने करके आपको रसीद दे देगा हाथों हाथ। चाहेंगे आप अकाउंट ऑफिशियल में, अकाउंट ऑफिस में भी यही काम होगा, यहाँ भी वही काम होगा। बस ये उनको यहाँ फिराना, यहाँ पे बस आने की थोड़ी तकलीफ होगी, रास्ता थोड़ा। तबीयत कैसी, क्या पूछ रहे थे? तबीयत सब मिले हैं पहले? तबीयत ठीक है, कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है। केवल थोड़ा सा उसकी विषय पे बार बार बातचीतें हो रही है, जिससे थोड़ा सा मिलने के लिए उन्होंने खुद मना कर रखा है। बाकी सामान्य तो कभी तुरंत मिलवा देते हैं, झूठ भी नहीं बोलेंगे है यही है, लेकिन उन्होंने खुद मना कर रखा है। बैठे हैं कुछ बातचीत। और वैसे भी देखिए मीडिया झूठ बोल रही है, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया, सब कुछ झूठ बोल रही है। मैं इतने सालों से चीजों को देख रहा हूँ। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ भैया, इसमें क्या हो रहा है। मीडिया को भरपूर पैसा मिला है और मंदिर के बहाने सरकार को बदनाम करने के लिए। मंदिर तो एक केवल उनको जरिया मिला है। सरकार थोड़ी ना बदनाम हो रही है, तो पूरी हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है भाई। तो मंदिर का ही वो आके बोलेंगे भाई तुम तो चोर थे, तुम तो चोर थे। सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं वो लोग। सिर्फ राजनीति और वोट बैंक, कुछ नहीं है इसमें। बाबूजी थोड़ा बहुत गलती हुई। बाबूजी स्वस्थ है ना? बाबूजी स्वस्थ है भाई। ऐसा आपके पिताजी मिल चुके हैं बाबूजी? देखिए, जब शुरू में पहले दिन सुने थे तो थोड़ा सा झटका तो लगता है, कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति हो। और अपने सिद्धांत वाले थे भाई। आप सोचिए, प्रद्युमन नाम का आदमी कह रहा है मीडिया को पैसा मिला हुआ है। तुम आकर दिए हो क्या पैसा? किसको दिए हो? किसने दिया? कुछ भी बोले जाना है। सवाल उठ गए और सवाल हवा में उठ गए क्या? एसआईटी जो लगातार जांच में जो जानकारियां सामने आ रही हैं कि इतने लाख रुपए गायब हुए, फलाने के यहां से इतना पैसा मिल गया, इतने सिक्के मिल गए, कहां से मिल रहे हैं गायब नहीं हुए तो? और जब जानकारियां मिल रही तो सवाल क्यों ना पूछा जाए? प्रियांक त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, अयोध्या से, उनका रुख कर लेते हैं। प्रियांक, ये प्रद्युमन नाम का आदमी गजब है कि मीडिया को पैसा मिला है सरकार को बदनाम करने के लिए। अरे सवाल पूछा जा रहा है ट्रस्ट पर, जिसने निगरानी में लापरवाही बरती चंपत राय को लेकर। लवकुश मिश्रा कौन है? 10 लोग 8 लोग पकड़े गए हैं जेल में, उनको लेकर सवाल पूछा जा रहा है। देखिए राकेश, कुछ दिनों पहले लवकुश मिश्रा भी किसी को नहीं पता था कि कौन है, उसके साथ अविनाश भी नहीं पता था। उसी तरीके से हो सकता है एक दिन प्रद्युमन के बारे में भी नहीं पता चलता। जिस तरीके से ये लोग पैसे और सोना चांदी को देखकर के इनकी आंख में चमक आ जाती है, वो देखने वाली बात थी। पहले तो हम दरवाजे के बाहर खड़े थे, हमने बोला कि मुलाकात करवा दो, तो ना बोला गया। लेकिन जैसे हमने बोला कि हमारे पास सोना चांदी है तो चीजें बदल गई थी, चांदी की बात हुई थी। और जब हम ये नकली सोने का हार लेके पहुंचे राकेश, तो इनकी आंखें खुली रह गई। छोटा हार है, बड़ा हार है, क्या रामलला के पूरे शरीर तक आएगा, नहीं आएगा, तुम्हें क्या लेना देना उससे? मेरा भगवान, मेरी श्रद्धा, मुझे जो देना वो करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी पेच वाली बात है राकेश इसमें कि कच्चा बिल हो, पक्का बिल हो, लोकेशन हो ना हो, क्योंकि नियम ये कहता है कि आप जाएं, वहां पे एक द्वार है, एक जगह है, एक डेजिग्नेटेड एरिया है जहां पे अकाउंटेंट्स बैठे हैं। प्रियांक, मैं आपको रोकता हूं, अपना चढ़ावा देंगे। प्रियांक, एक बार मैं आपको रोकता हूं। ये आपने एक और शॉकिंग बात कही कि जैसे जो हार दिखाया, पहले मिलने के लिए नहीं तैयार था, हार देखा तो आंखों में चमक आ गई, ये आने वाला है सोना। ये माइंड में चल रहा है
प्रद्युमन जैसे लोगों के मन में। जरा एक बार फिर दिखाइए जो आप दिखा रहे थे, ये नकली हार जो है और जिसके बाद वो आपसे बातचीत करने में और इंटरेस्टेड हो गया, वो जरा पूरा घटनाक्रम एक बार फिर से बताइए। राकेश एक बात बताइए, अगर मेरे संस्थान को कोई चंदा दे रहा है तो क्या वो मेरे पॉकेट में आएगा? ये उसकी श्रद्धा है, उसकी मर्जी है कि श्री राम लला के दर्शन के बाद वो क्या चंदा दे। लेकिन जैसे ये सोने का हार दिखा, मैंने बस यूं खोला था, उस शख्स की आंखों में ऐसा चेहरा चमक सा गया जैसे सब कुछ अपने पास आने वाला है। और ये चीजें देखी गई, हम हवा में बातें नहीं कर रहे। राकेश आप देखिए, $1021 किसी ऐसे शख्स के पास है जो कि केवल बिना कूलर के इस गर्मी में सो रहा है, कंबल में सो रहा है। सवाल ये पैदा होता है राकेश कि वो शख्स किसके लिए काम कर रहा था। जाहिर सी बात है, आपके मेरे पास अगर किसी शख्स के पास 20 लाख रुपए आएंगे तो वो कोशिश करेगा कि वो अपनी इस्तेमाल में करे। लेकिन सही बात यह है राकेश कि ये जो जेवरात है, इसको देख करके आंखों में चमक आने का मतलब सिर्फ एक है कि कहीं ना कहीं कट बंधा हुआ है, कहीं ना कहीं आप जितना लेके आओगे उसमें से उतना ही पाओगे अगर आप मंदिर के चंदे में से पैसा निकाल के जाओ। और इसीलिए आंखों में चमक आई। एक और सवाल आपसे, और सवाल ये कि एक तो वो कह रहा था प्रद्युमन नाम का आदमी कि आप लिख के दे दीजिए कि कोई मतलब नहीं रखेंगे। अरे दान दे दिया तो मतलब क्यों रखेंगे? लेकिन हाँ, कल को ये जरूर सवाल, अगर इस तरीके से चोरी की घटनाएं आएंगी तो ये जरूर जानने की किसी की भी इच्छा हो जाएगी कि जो हमने दान रामलला को दिया वो दान धर्मार्थ इस्तेमाल हो रहा है कि किसी के निजी हित में इस्तेमाल हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, क्या आप कुछ और बातें, क्योंकि बहुत सारे खुलासे हैं, कोई और बात जो आपको चौंका गई हो? ये आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया राकेश, क्योंकि ये वो कोरा कागज है जिसपे प्रियांक त्रिपाठी लिखता है, जो कि मेरा नाम है। डोनेशन दे रहा हूं मैं और अपनी इच्छा से दे रहा हूं और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की जिम्मेदारी होगी और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैंने अपने धर्म के नाम पे किसी भी धार्मिक कार्य में अगर सहयोग किया तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना, मैं देखूं वो पैसा सही जगह जा रहा है नहीं जा रहा है। और अगर 1 महीने पहले की बात होती तो कोई सवाल नहीं उठता, चीजें जैसे चल रही थी निकलती जाती, 5-5 लाख की गड्डियां अलग से होती जाती। लेकिन अब जब सारी चीज सवाल है, एसआईटी का गठन हो चुका है, एक जिम्मेदारी बनती थी। नहीं प्रियांक, एक बात बताइए, एक तो ये कोरा कागज पर काहे लिखेंगे? त्रुटियां हैं, अगर कुछ है तो उसका प्रोसेस बनाइए, ट्रस्ट का लेटर हेड हो या दूसरी कोई चीज हो, आने दो जो आ रहा है आने दो। हाँ, जो आ रहा है आने दो, वो अनरिकॉर्डेड हो जाए। अच्छा, ये दान वाली प्रक्रिया पूरी हुई थी कि नहीं प्रियांक? और हुई थी तो रसीद का कुछ बातचीत नहीं? मेरा राम मुझे बचाए, मैंने वो नहीं किया। मुझे बोला गया कि आप चलिए, चल के ये जो दान है वो दे दीजिए। कुछ बहाना बना के, वहां पे स्थिति ऐसी नहीं थी राकेश कि ज्यादा देर वहां पे रहे, क्योंकि उनके लोग आसपास थे। हमारा काम है खबर को लाना, खबर बनना नहीं। तो हमने ये बेहतर सोचा कि भैया जो चीजें हैं देश के सामने लाई जाए, एसआईटी के सामने लाई जाए, क्योंकि नेक्सस अभी खत्म नहीं हुआ है। और जो लोग सोच रहे हैं राकेश, नहीं ठीक बात है प्रियांक। छोटे चंद प्रियांक, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको फिलहाल रोकता हूं। निश्चित तौर पर सोचिए, एसआईटी है, दोबारा पहुंच गई एसआईटी, एफआईआर दर्ज है, तब भी हौसला बुलंद है और कोरे कागज पर एफिडेविट चाहिए। क्यों कोरे कागज पर एफिडेविट चाहिए? यह अपने आप में गंभीर सवाल है। अभी जांच टीम पूरे मामले को खंगाल रही है, मगर इसके बीच दान ऐसे तरीके से लिया जा रहा है कि कोरे कागज पर एफिडेविट बना दो, जो प्रियांक दिखा रहे थे कि ये लिखे हुए थे। तो सवाल उठता है, कई बातें तो ऐसी थी जो हमारे लिए खुद शॉकिंग थी। हालांकि ये लोग क्या इस व्यवस्था से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, जो दावे कर रहे हैं वो कितना सही है, उस पर हम पुष्टि नहीं करते, क्योंकि जो मिला उससे हमने बातचीत की। आगे की बातचीत भी आपको सुनवाते हैं। रसीद है ना मोबाइल में रसीद नहीं आ रहा, देख लीजिए एक बार, फोन में ही मंगा लीजिए। कच्चा मंगा लेंगे, कच्चा ही नहीं मंगा लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए काउंटर पे को सुनार बैठा नहीं है कि फर्क लेगा क्या। तो फील रहता है तो थोड़ा क्या ठीक है, अच्छा रहता है। कंफ्यूज रह चल रहा है, चूज करेंगे, ये आपके सामने जाएगा, रामलला को पहनाएंगे, वहीं पर गेट वगैरह हो जाएगा, वो वहीं जमा हो जाएगा। फिर आपको रसीद वहीं से बाद में मिलेगी, आपके मोबाइल पे जाएगी, आपका डिटेल सारा रिलीज करके रख लेंगे। नाम, रसीद कटिए, नंबर, एड्रेस, जो भी चाहिए होगा वो सब लिख लेंगे वहाँ पर। रसीद शाम तक या कल आपको मिल जाएगी आपके मोबाइल पे। रसीद बाद में मिल जाएगी। आज कई लोग तो कह रहे हैं कि रसीद तो मिली नहीं है आज तक। इस रिपोर्ट के बाद शायद आपको इस बात का जवाब मिला होगा कि क्या चंपत राय अभी भी बॉस बने हुए हैं क्या? यह सवाल इसलिए उठा है
क्योंकि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है और ट्रस्ट ने भी कहा कि इस्तीफा मिला है, स्वीकार नहीं हुआ है वो अलग बात है, ट्रस्ट की बैठक में फैसला होगा। तो सवाल फिर यह है कि सार्वजनिक तौर पर इसको बताने से अभी भी क्यों बचा जा रहा है भाई? अगर आदरणीय महंत नृत्य गोपाल दास 4 दिनों से अस्पताल में है तो चंपत राय ने इस्तीफा किसे दिया? बाकी ट्रस्ट की एसओपी क्या है ऐसे मामलों के लिए, ऐसे समय के लिए? अगर किसी को हटाया जाना है तो 2/3 सदस्य सहमत होने चाहिए, 2/3 का बहुमत चाहिए। क्या कोई ट्रस्ट की बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें चंपत राय और आनंद मिश्रा को हटाया गया? अगर ऐसा हुआ है तो सार्वजनिक तौर पर उसके रिकॉर्ड कहां हैं? चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर जो बातचीत हो रही है, ये कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, राम भक्त कर रहे हैं इस देश में। अयोध्या में किसने चंपत राय से विश्वासघात किया? जो वो कह रहे हैं कि हमसे तो विश्वासघात हो गया, कितना, कैसे, कब से, इसकी जांच चल रही है। लेकिन एक बात तय है कि सबने रामलला से विश्वासघात किया। अब सीएम योगी पूरी तैयारी में, वो तैयारी जिससे चोरी करने वालों की 7 पुश्तें कांप जाएंगी। पूरा इंतजाम, पूरा हिसाब होगा। रिपोर्ट देखिए आप। ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा का निर्माणाधीन मकान है और ये आलीशान घर है अनुकल्प मिश्रा का। क्या इन इमारतों को जमींदोज किया जाएगा और उसके लिए योगी का बुलडोजर दौड़ेगा? क्योंकि अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी एडीए ने पहला स्टेप उठा लिया है, जिसके तहत लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस के जरिए पूछा गया है कि क्या मकान के निर्माण के लिए प्राधिकरण से मंजूरी ली गई थी? क्या नियमों के हिसाब से मकान का नक्शा बनाया गया? इस सिलसिले में एडीए की एक टीम ने घर का मुआयना किया और 7 दिनों का समय देते हुए जवाब मांगा है। अगर इस दौरान ठोस जवाब नहीं मिलता है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी, जो कि बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। कोई भी भवन बनता है उसकी निगरानी करते रहते हैं ना। हमारे यहाँ जय प्रवर्तन होते हैं, वो सब देखते रहते हैं भी। होटल है, कोचिंग है, रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल बिल्डिंग है। तो उसी संदर्भ में एक नोटिस कल सुप्रिया मिश्रा, वाइफ ऑफ लवकुश मिश्रा का जी। तो क्या है सर नोटिस इशू हुआ है कि आपका निर्माण जो है जी, वो हमारे जो प्राधिकरण का एक्ट है उसके विरुद्ध प्रतीत होता, तो कृपया अपना जवाब दाखिल करें। कागजों पर इस जमीन की रजिस्ट्री 16 अक्टूबर 2025 को 8,80,000 रुपए में हुई, मगर लवकुश की पत्नी सुप्रिया के नाम पर खरीदी गई जमीन की बाजार वैल्यू 25 लाख के आसपास है। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर 4 कमरे और बड़ी रसोई बना दी गई। एक लिफ्ट भी इसमें लगाई जानी थी, जिसके लिए अलग से जगह छोड़ी गई। पहली मंजिल पर 4 या 5 कमरे तैयार कराए गए, जबकि तीसरे फ्लोर का काम चल रहा था, जिसके लिए सरिया निकाल दिए गए। हालांकि जैसे ही एसआईटी जांच बैठी तो निर्माण कार्य रुक गया और लवकुश के जेल जाने के बाद यह जगह अधिकारियों के रडार पर आ गई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस आरोपियों की संपत्ति की पड़ताल कर रही है। लवकुश का एक मकान अयोध्या शहर में बना हुआ है, वो मकान ये है। इस मकान में क्या एडीए से नक्शा अप्रूव कराया गया था, वो एडीए ने जांच लिया है। ये पूरा मकान है, इसमें 2 कमरे पीछे के हिस्से में और 1 कमरा इस हिस्से में बना हुआ है। बिजली का कनेक्शन सहित तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। 2026 के फरवरी में इस मकान में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया था और अब देखिए एडीए ने भी इसे नोटिस थमा दिया है। कंस्ट्रक्शन से जुड़े जानकार बताते हैं कि करीब 1000 वर्ग फुट के इस प्लॉट पर एक फ्लोर का खर्च 25 से 30 लाख रुपए के आसपास बैठता है। यानी जमीन की कीमत जोड़ दी जाए तो 3 मंजिला मकान पर करीब 1 करोड़ रुपए बैठते थे। ऐसे में सवाल यही है कि 15,000 से 20,000 रुपए प्रति माह के नौकरी करने वाले लवकुश मिश्रा के पास इतना पैसा अचानक कहां से आ गया? जांच एजेंसी का माथा उस वक्त ठनका जब पता चला कि लवकुश की पत्नी सुप्रिया के बैंक खाते से सालाना 24 लाख रुपए का लेन देन हो रहा था। एक गृहिणी के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई?
पुलिस ने इस मामले में लवकुश मिश्रा के पिता बच्चूलाल मिश्रा को हिरासत में लिया है और आगे की जांच जारी है। पड़ोसी है, आपसे भी कोई पूछताछ हुई है क्या? जी, हमसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जो हमारे पुलिस ने पूछताछ की? जी, जो हमको जानकारी थी हमने उनको बता दी। क्या क्या सवाल हुए? अब जो भी सवाल थे पूछा, आप कैसे जानते हैं? हमने कहा पड़ोसी हैं, इसलिए जानते हैं। क्या सहयोग किया? हमने कहा हमने बोरिंग से पानी दिया है, वही बोरिंग कराने के लिए पानी की जरूरत थी, और उसके बाद बोरिंग हो गई तो उसके बाद से उन्होंने पानी भी नहीं लिया। अब इतना ही और कुछ नहीं। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी के आरोपियों की बेहिसाब बढ़ी संपत्ति से योगी का बुलडोजर कुछ कदम की दूरी पर है। प्रशासन ने आरोपियों के उन घरों की पहचान कर ली है जिनका नक्शा पास नहीं है या फिर नियमों को तोड़कर मकान खड़ा कर लिया। अनुकल्प मिश्रा भी इस लिस्ट में आता है, जिसने 2 साल पहले ही अयोध्या की वीवीआईपी कॉलोनी कौशलपुरी में करीब 40 लाख का नया मकान खरीदा। मकान के अंदर की तस्वीरें देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इसका मालिक अनुकल्प मिश्रा सिर्फ 15,000 रुपए की नौकरी करता था। खुलासे के मुताबिक जांच टीम को आरोपियों और उनके घर वालों की बैंक डिटेल से कई गुना ज्यादा ट्रांजैक्शन होने के सबूत मिले हैं। एक आरोपी तो ऐसा है जिसके खाते से लाखों की रकम ट्रांसफर की गई। क्या यह पैसा दान चढ़ावे में किए गए हेरफेर का था? इस तस्वीर में नोटों की गड्डियां पकड़े जो शख्स दिख रहा है वो मोहित शुक्ला है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जिस अविनाश शुक्ला के पास से सबसे ज्यादा रुपए बरामद किया गया उसी का भाई है ये। एसआईटी ने इस तस्वीर को भी जांच का हिस्सा बना लिया है और ये समझने की कोशिश कर रही है कि इस रकम का सोर्स क्या है और क्यों वीडियो बनाया गया। पुलिस पूछताछ में अविनाश शुक्ला कई खुलासे कर रहा है जो हर राम भक्त के लिए शॉकिंग है और ट्रस्ट की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अविनाश शुक्ला ने पुलिस को बताया कि मंदिर में नौकरी लगवाने के नाम पर कुछ लोग रिश्वत ले रहे हैं। रिश्वत के रूप में कर्मचारियों से 2 महीने की सैलरी मांगी गई। अब इसके पीछे कौन था, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मगर सूत्रों का दावा है कि अनिल मिश्रा की पैरवी पर कई कर्मचारी रखे गए थे और इसीलिए पुलिस ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव को नोटिस भेजा, जिसके बाद करीब 10 लोगों से पूछताछ की गई। सवाल यही है कि चंपत राय आखिर कहां हैं? आखिर वो सवालों का जवाब देने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, चंपत राय फिलहाल अयोध्या के इसी रामकोट के तीर्थ क्षेत्र भवन में हैं और पिछले 15 से 20 दिनों से वो यहीं पर रह रहे हैं और यहीं से वो बाहर निकलते हैं और इसके बाद पुलिस या फिर जो एसआईटी की टीम है उनके सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर बाहर नहीं आ रहे हैं, न मीडिया का जवाब दे रहे हैं, न ही लोगों से मिल रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि चंपत राय इस वक्त एकांतवास में हैं और कहीं ना कहीं जो उनको लेकर आरोप हो रहे हैं उसको लेकर मंथन कर रहे हैं। एसआईटी की टीम 15 जुलाई के आसपास अपनी पूरी रिपोर्ट योगी सरकार को सौंपेगी। हालांकि उससे पहले अयोध्या में कई साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। एसआईटी ट्रस्ट के बीते 5 साल के ऑडिट की जांच करेगी। पुरानी गड़बड़ियों को सामने लाने के लिए वित्तीय लेन देन की बारीकी से पड़ताल होगी। राम मंदिर निर्माण कार्य को भी जांच के दायरे में लाया गया है। बहुत मुमकिन है इस दौरान ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी भी जांच के दायरे में आएंगे, क्योंकि क्लीन चिट किसी को भी नहीं मिली है। कोई भी जमीन जब परचेज की जाती है तो अध्यक्ष करता है परचेज किसी भी ट्रस्ट का, ना कि सचिव या महामंत्री। चंपत जी ने जो है जितनी जमीनें खरीदी हैं उसमें स्वयं उनकी फोटो लगी हुई है, नहीं तो गोपाल दास जी को किनारे क्यों किया गया? आगे बढ़ते हैं। दिल्ली आई जापान की प्रधानमंत्री आज भावुक हो गई। जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें छोटी बहन कहकर संबोधित किया, सनाए तकाइची ने जवाब में क्या कहा, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही, खास तौर पर चीन और यूरोप में। क्यों ऐसा हुआ, इस रिपोर्ट पे आते हैं। योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी भारत में अपनी पहली यात्रा पर
स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। First, to deepen the strategic cooperation between Japan and India. जब टेंशन और ग्लोबल टर्बुलेंस के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, जब ईरान अमेरिका शांति वार्ता तमाम इफ एंड बट के सूत्रों के साथ मंथर गति से चलने की खबरें हैं, जब बीच बीच में ट्रंप युद्ध वाली धमकी ईरान की तरफ उछाल दे रहे हैं, और जब कुछ ही दिनों पहले फ्रांस में G7 की बैठक के दौरान हुई एक और अहम बैठक ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, तब एक और खास पन्ना खुला है भारत जापान मित्रता का। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत दौरे पर हैं। योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, प्रधानमंत्री ताकाइची का भारत में अपनी पहली यात्रा पर स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वे जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है और एक दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता भी है। इतना ही नहीं, वे जापान के नारा प्रीफेक्चर से आती हैं, जो भारत जापान की साझा बौद्ध विरासत का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। जापानी पीएम सनाए ताकाइची की भारत यात्रा उस दौर में हो रही है जब बीते कुछ महीनों में ग्लोबल लेवल पर एक अलग तरह की खलबली मची हुई है। तो सवाल यह है कि भारत जापान की दोस्ती कौन से और नए अध्यायों में प्रवेश करने वाली है, और क्यों कहा जा रहा है कि जापानी पीएम सनाए ताकाइची की भारत यात्रा से सबसे ज्यादा चौकन्ना चीन हो चुका है। भारत जापान के बीच कौन से बड़े समझौते हुए हैं, इंडो पैसिफिक में चीन की टेंशन क्यों बढ़ने वाली है। भारत और जापान के रिश्ते आज के नहीं हैं। इस रिश्ते की डोर लगभग 1500 साल पुरानी है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को अपनी बहन कहा, तो वहीं प्रधानमंत्री ताकाइची ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि भारत और जापान के रिश्ते भी भाई बहन की तरह आगे बढ़ने चाहिए। याद रखिए, कूटनीति में भाव और भाषा महत्वपूर्ण होते हैं, और आज इन दो वर्ल्ड लीडर्स को साथ में देख के भारत और जापान के रिश्ते किस स्तर पे हैं, इस बात का संकेत जरूर सबको मिल गया। एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत जापान की मित्रता और साझेदारी के और मजबूत होने के संकेत चीन के लिए गहरे हैं, खासकर तब और भी ज्यादा जब दोनों देश फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को लेकर अपनी प्रतिबद्धता और सहमति जताते रहे हों। जापानी पीएम ताकाइची ने पीएम मोदी के महासागर विजन का जिक्र करते हुए इस नजरिए की तारीफ की। Prime Minister Modi positions the ocean as a shared space that supports regional stability and growth, and is promoting the Mahasagar, the Great Ocean Initiative for countries across the Indian Ocean to defend their sovereignty and the sea through their own efforts, which is perfectly aligned with VoIP. Thus, we agreed to deepen the strategic cooperation between Japan and India to achieve such common goals. युद्ध के शोर और शांति के गहरे संकट में खड़ी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है परस्पर विश्वास और भरोसे की। ट्रंप के टैरिफ से लेकर ट्रंप की युद्ध नीति और इसके साइड इफेक्ट्स ने दुनिया की सप्लाई चेन पर असर डाला है, पर इस वैश्विक अस्थिरता ने सबसे ज्यादा असर डाला है दुनिया की इकोनॉमी पर। हालांकि भारतीय इकोनॉमी की रफ्तार कम नहीं है, अभी भी ये दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ती इकोनॉमी है,
और यही वजह है कि भारत के इस रफ्तार वाले इंजन के साथ जुड़कर सभी देश अपनी रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं। जापान ने भी अब भारत में $10 बिलियन के नए निवेश का समझौता किया है। फ्रेंड्स, भारत जापान इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप निरंतर सुदृढ़ हो रही है। पिछले एक वर्ष में करीब 120 नए बिजनेस एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिनसे भारत में $10 बिलियन से अधिक जापानी इन्वेस्टमेंट आएगा। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट और भारत में जापानीज कंपनी की संख्या दोगुनी करना। तो भारत में जापान कई क्षेत्रों में निवेश करेगा। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन एनर्जी और बायोगैस, शिप बिल्डिंग, हाई स्पीड रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही रक्षा उत्पादन शामिल है। समृद्धि शांति से आती है और इंडो पैसिफिक में शांति और स्थिरता को लेकर भी भारत और जापान संकल्पित हैं। दोनों देशों ने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए समुद्री सुरक्षा बढ़ाने, सप्लाई चेन्स को मजबूत करने, आर्थिक सुरक्षा पर संयुक्त रोड मैप अपनाने, रक्षा तकनीक और समुद्री सहयोग बढ़ाने के साथ ही क्वाड के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने पर सहमति जताई। To deepen the strategic cooperation between Japan and India. Our two countries share the vision on the profile of international order we should establish under the current international situation. पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर थे। चीन भारत के साथ भरोसे की लकीर को गाढ़ी करने में लगा है। भारत भी विवादित मुद्दों के हल संवाद के रास्ते तलाशने की बात कह चुका है, लेकिन चीन के साथ संबंधों को लेकर भारत सतर्क भी है। वजह है चीन के साथ भारत के पुराने अनुभव। यही वजह है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत मित्र देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूती दे रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडो पैसिफिक को लेकर भारत और जापान के बीच बनी सहमति चीन के लिए संकेत है कि इन इलाकों में चीन की दादागिरी नहीं चलेगी। भारत और जापान एक ऐसे क्षेत्र की वकालत करते हैं जहां पे समुद्री रास्ते खुले हों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन हो, और जाहिर सी बात है कि अगर इस इलाके में कोई अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की कोशिश करेगा तो वो स्वीकार नहीं होगा। एक बात बहुत क्लियर है, जिसकी चर्चा ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी करते रहे हैं। शांति और परस्पर भरोसा ही ग्लोबल समृद्धि के रास्ते खोल सकता है। इस साल सितंबर महीने में ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की संभावना है। हालांकि उससे पहले पीएम मोदी अपने कूटनीतिक तारों को कसना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री तकाइशी का गर्मजोशी भरा स्वागत करने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूती देने के बाद इसी महीने और अगस्त महीने में पीएम मोदी इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के दौरे पर जा सकते हैं। खास बात यह है कि ये सभी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़े व्यापक इंडो पैसिफिक क्षेत्र का हिस्सा माने जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, बात एक सियासी आरोप। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक फार्म हाउस पर कब्जे का विवाद अब दिल्ली के सियासी गलियारों तक पहुंच चुका। बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी का कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के परिवार ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर 90 साल की एक महिला की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। यह पूरा मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में पिपलिया मोड़ स्थित खान फार्म पर कब्जे का। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी सायरा वाड्रा ने नसीन सांगा पर जबरन कब्जे का आरोप लगाया है, जबकि नसीन सांगा ने भी इन आरोपों को खारिज करते हुए अपना पक्ष रखा है। मामले ने राजनीतिक रंग भी लिया है। बवाल इतना बड़ा कि किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ समर्थकों के साथ धरने पर बैठे और प्रशासन पर गंभीर आरोप है। उधम सिंह नगर जनपद का यही वो खान फार्म हाउस है जहां पर प्रियंका वाड्रा
की जेठानी सायरा वाड्रा अपना दावा कर रही है। उनका खुले तौर पर कहना है कि इस फार्म हाउस की जो रजिस्टर्ड जो वसीयत है वो उनके नाम पर है। कल रात काफ़ी तनाव की स्थिति हो गई थी, उसके बाद से यहाँ पर जो है भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर PSC की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। यहाँ पर दोनों ही पक्ष ये दावा कर रहे हैं, एक तरफ नसरीन खान है तो दूसरी तरफ सायरा वाड्रा, दोनों ये दावा कर रहे हैं कि इस फार्म पर अधिकार उनका है। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि क्योंकि न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के चलते फिलहाल प्रशासन का खुले तौर पर कहना है कि न्यायालय जिसके भी पक्ष में अपना फैसला सुनाएगा उसी का इस फार्म पर अधिकार होगा। फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े उसको लेकर के इस फार्म पर फिलहाल PSC और पुलिस की तैनाती की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज प्रशासन ने दोनों पक्षों को वार्ता के लिए भी बुलाया था, जिसमें प्रशासन ने खुले तौर पर कहा है कि न्यायालय के आदेश का इंतजार करें। तो वहीं नसरीन खान का यह भी आरोप है कि उनको स्थानीय विधायक के दम पर डराया धमकाया जा रहा है और गुंडई की जा रही है। उन्होंने अपनी जान माल का खतरे का भी अंदेशा जताया है। फिलहाल न्यायालय जिसके पक्ष में फैसला सुनाएगा उसी का इस फार्म पर अधिकार होगा। फिलहाल जो है पुलिस की यहाँ पर तैनाती है, किसी के भी आने जाने पर इस फार्म में रोक लगी हुई है। राजीव चावला, टाइम्स नाउ नव भारत, उधम सिंह नगर। अब वाड्रा परिवार से जुड़ा ये पूरा विवाद क्या है, जमीन का विवाद, वो आप समझ लीजिए। ये मामला पूरी तरह जमीन विवाद यानी एक फार्म हाउस से जुड़ा हुआ विवाद सायरा वाड्रा और नसरीन सांगा के बीच का है। सायरा वाड्रा प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी, दोनों पक्ष एक ही फार्म हाउस पर अपना अधिकार जता रहे हैं। सायरा का दावा है कि बुआ ने उनके नाम वसीयत कर दी थी, इसलिए उनका हक है। सायरा वाड्रा ने यह भी दावा किया है कि उनके पास ओरिजिनल रजिस्टर्ड वसीयत है। लेकिन 18 दिसंबर 2025 को बुआ की मौत के बाद यह पूरा विवाद शुरू हो गया। बुआ की बहन यानी नसरीन सांगा ने संपत्ति पर अपना दावा कर दिया। तो यह पूरा विवाद क्या है वो सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि कहां से यह पूरा विवाद शुरू हुआ, किस तरीके से इस पर दावे का खेल हुआ। कहा यह जा रहा है कि यह सब कुछ वसीयत में लिखा हुआ था। एक पक्ष यानी सायरा वाड्रा दावा कर रही है कि उनके पास ओरिजिनल रजिस्टर्ड वसीयत है बुआ की। लेकिन साल 2025 में 18 तारीख को दिसंबर में बुआ की मौत हुई और उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। बुआ की बहन यानी नसरीन सांगा ने संपत्ति पर अपना दावा कर दिया और वहां से इस विवाद ने एक नया रूप ले लिया। तो जमीन विवाद जो कि एक फार्म हाउस से जुड़ा हुआ है, विवाद सायरा वाड्रा और नसरीन सांगा के बीच का है। सायरा वाड्रा प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी है। दोनों पक्ष एक ही फार्म हाउस पर अपना अधिकार जता रहे हैं और हालात तनावपूर्ण हैं। लिहाजा आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर PSC तक को तैनात करना पड़ा है। पुलिस के लोग वहां पर डटे हुए हैं। दोनों पक्षों से बातचीत करके भी मामले का हल निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह हल फिलहाल निकलता नहीं दिख रहा। सायरा दावा कर रही है कि बुआ ने उनके नाम वसीयत की थी। ये भी दावा कर रही है कि उनके पास ओरिजिनल रजिस्टर्ड वसीयत है और इस नाते इस जगह पर उनका अधिकार है। लेकिन 18 दिसंबर 2025 को बुआ की मौत होती है, निधन होता है। उसके बाद यह विवाद शुरू होता है क्योंकि बुआ की बहन नसरीन सांगा इस संपत्ति पर अपना दावा करती है। उत्तराखंड के अंदर 4 एकड़ की भूमि है खान फार्म एस्टेट नाम से। ये किच्चा उधम सिंह नगर में आती है। तो ये 4 एकड़ की भूमि है जिसका खान फार्म एस्टेट के नाम से है, जो किच्चा उधम सिंह नगर के अंदर आती है। अब अगर इस भूमि की आप ओरिजिनल लैंड डीड निकाल कर देखेंगे तो ये ओरिजिनल लैंड डीड एक लेट कुलसुम खान के नाम पे है। तो ये लगभग 4 एकड़ की भूमि है, जिस 4 एकड़ की भूमि पे जो ओरिजिनल लैंड डीड है वो कुलसुम खान के नाम पे है। अब इस लैंड पे उनकी बहन, जिसकी उम्र इस वक्त 90 साल की है, नसरीन खान रहती है। अब सोचिए, गांधी वाड्रा परिवार जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बताता है, ये किस तरीके से किसी की जमीन को नहीं छोड़ते। तो हर जमीन में, भले वो प्रियंका वाड्रा हो या रॉबर्ट वाड्रा हो, उनके किसी न किसी परिवार के व्यक्ति के जरिए वो उस लैंड पे कब्जा करने का प्रयास करते हैं।